हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 16 जुलाई 2020 है और आज की इस वीडियो में हम एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। 69,000 शिक्षक भर्ती की 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कल एक अहम महत्वपूर्ण सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि शाम 4 से 4:30 बजे तक चली थी। लेकिन इसका जो फाइनल सुनवाई थी वो नहीं हो पाई थी। आज फिर से ये कट ऑफ का मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और इसमें देख लेते हैं कल की क्या अपडेट थी और न्यूज़पेपर में क्या दे रखा है। भर्ती में बीएड को शामिल करने के विरोध से सहमत नहीं दिखा कोर्ट। और आगे दे रखा है इसमें, उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि परीक्षा में योग्यता मानदंड में 65% अंकों का कट ऑफ बहुत अधिक है। इससे शिक्षा मित्र को 25 अंकों के वेटेज का लाभ नहीं मिल पाएगा। कोर्ट भर्ती में बीएड को भी शामिल किए जाने के विरोध में बीटीसी अभ्यर्थियों की दलीलों से सहमत नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किए जाने के मुद्दे पर विचार नहीं करेगा। बीएड के मुद्दे पर सही समय पर चुनौती क्यों नहीं दी गई, मामले पर बहस गुरुवार में भी जारी रहेगी। शिक्षा मित्रों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर भर्ती में न्यूनतम योग्यता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% रखे जाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में न्यूनतम अंक तय करने को सही ठहराया था और प्रदेश सरकार को भर्ती की इजाजत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिए गए अंतरिम आदेश में प्रदेश सरकार को 37,339 पद शिक्षा मित्रों के लिए खाली रखने को कहा था और बाकी के पदों पर भर्ती जारी रखने की इजाजत दे दी थी। बुधवार को जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में शिक्षा मित्रों और बीटीसी अभ्यर्थियों के वकील पीएस पटवालिया ने कहा कि शिक्षा मित्र पिछले 15 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी नियमित करने का आदेश कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। पटवालिया ने कहा कि नियम कहता है कि बेसिक टीचर सर्टिफिकेट यानी बीटीसी होने पर सहायक शिक्षक नियुक्त हो सकते हैं। बीएड को ट्रेनी टीचर नियुक्त किया जाता है। अगर बीएड को योग्यता मानदंड में शामिल करना है तो उसके लिए एनसीटीई से इजाजत लेनी होती है। इन दलीलों पर पीठ ने कहा कि अब इस पर बहस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि एनसीटीई ने बीएड को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब सिर्फ दो ही विकल्प हैं, या तो आप एनसीटीई की अधिसूचना को चुनौती दें या फिर एनसीटीई अधिसूचना के आधार पर सरकार द्वारा नियमों में बदलाव की देरी करने की बात कहें। पटवालिया ने बताया कि इस संबंध में पहले से हाईकोर्ट में एक रिट दाखिल की गई थी लेकिन वह वापस ले ली गई। इसके बाद दूसरी रिट भी दाखिल की गई जो फिर से वापस ले ली गई। अब तीसरी रिट दाखिल की गई है जिस पर अभी हाईकोर्ट से नोटिस जारी नहीं किया है। इस पर पीठ ने कहा कि उन्हें यहां बहस के बजाय हाईकोर्ट में नोटिस जारी होने का इंतजार करना चाहिए था। कोर्ट ने पूछा कि 1,35,000 से अधिक शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित किए जाने का कोर्ट ने आदेश रद्द किया था। उस समय सहायक शिक्षकों की 68,000 रिक्तियां थी। अभी सरकार 69,000 भर्तियां कर रही है, दोनों को मिलाकर लगभग उतनी ही भर्तियां हैं। तो क्या पिछले 4 वर्ष में कोई नई भर्ती नहीं आई है? तो ये पूरा प्रकरण है कट ऑफ को लेकर। बेसिकली इसमें कई सारे जो मामले हैं वो टैग हो चुके हैं, जैसे कि 68,500 की रिमेनिंग सीट्स को ऐड करना, बीएड को चैलेंज किया गया है इसमें बीएड की सीट्स को, और भी अन्य मुद्दे हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ को लेकर है कि कट ऑफ जो है 60-65 रहेगा या शिक्षा मित्रों के लिए अलग से डिसाइड किया जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा। तो यह देखने वाली बात है। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो हियरिंग होने वाली है, 10:30 बजे से इसका केस लगा है। जैसी भी अपडेट होगी आपको सूचना दे दी जाएगी। लेकिन इसमें एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए प्रदर्शित कर दिया है कि विशेषकर शिक्षा मित्रों के लिए यह कट ऑफ काफ़ी हाई है और बीएड को इससे कोई खतरा होने वाला नहीं है क्योंकि बीएड के लिए क्लियर मेंशन कर दिया है जस्टिस यूयू ललित जी ने। उनका कहना है कि जब ये पहले ही संशोधन किया गया था या एनसीटीई ने गाइडलाइन जारी की थी तो उसी समय ये जो चैलेंज करना चाहिए था एनसीटीई की गाइडलाइंस को, उसके अधिसूचना को। लेकिन तब सब लोग शांति से बैठे रहे, जितने भी केस करने वाले गैंग थे सब शांति से बैठे हुए थे। लेकिन आज जब भर्ती इस मोड़ पर है कि बिल्कुल सिलेक्शन के लिए ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है, तो इसमें भर्ती को फंसाने के लिए तमाम तरह से केस डाले जा रहे हैं और भर्ती को फंसाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीएड को लेकर ये टिप्पणी सही भी देखने को मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों के फेवर में ये फैसला आता है या बीटीसी के फेवर में जाता है, ये उम्मीद है कि आज ये केस फाइनल हो सकता है। बोर्ड से अभी रिसेंटली अपडेट भी दी गई थी कि यूपी बोर्ड लगभग 30% अपना सिलेबस कम करने पर विचार कर रहा है क्योंकि सीबीएसई ने भी अपने कोर्स में कटौती करते हुए इसको 30% तक कटौती करके मॉडिफाई कर दिया था और वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। उसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, उन्होंने इसके संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और एक मैपिंग तैयार कर ली है जिससे बहुत ही जल्द एक एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। तो ये हो गया यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम से संबंधित, जिसमें 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है, जो कि कोरोना के चलते स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो रहे थे और लगभग 3 महीने का समय इनका वेस्ट चला गया है। सेशन ऑलरेडी लेट हो गया है, तो ऐसी स्थिति में सिलेबस को रिड्यूस करना ही एकमात्र ऑप्शन था।
भी है ऑनलाइन स्टडीज को लेकर। जो उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं, इन्होंने कहा है विद्यार्थियों को 20% पाठ्यक्रम ऑनलाइन ही पढ़ाया जाएगा। जहां एक तरफ स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बंद हैं, क्लासेस नहीं लग रही हैं ऑफलाइन मोड में, वहीं अब जोर दिया जा रहा है कि स्टडी को ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल करवाया जाए, चाहे वो बेसिक स्कूल की पढ़ाइयां हो, चाहे वो जूनियर हाई स्कूल की या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की। तो इस क्रम में उन्होंने कहा यूपी में कोरोना महामारी के खत्म होने के बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं नियमित रूप से पढ़ाई जाएंगी। उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इसे बढ़ावा देने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। विद्यार्थियों को अपने पाठ्यक्रम का 20% हिस्सा ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। वेब पोर्टल, व्हाट्सएप, वर्चुअल क्लास, यूट्यूब चैनल और स्मार्ट क्लासेस को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ताकि आगे विद्यार्थियों को आसानी से पढ़ाई कराई जा सके। उत्तर प्रदेश उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए। अभी कोरोना आपदा के चलते ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आगे कोरोना महामारी खत्म होने पर भी विद्यार्थियों को 20% कोर्स ऑनलाइन ही पढ़ना होगा। आगामी शैक्षिक सत्र से इसे अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। हफ्ते में 2 दिन विद्यार्थी घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे और बाकी दिनों में परिसर आकर कक्षाओं में अपना पाठ पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल में बेहतर ढंग से ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही हैं और इसका बेहतर परिणाम सामने आ रहा है। ऐसे में कोरोना आपदा खत्म होने पर शिक्षण संस्थाओं के परिसर में कक्षाएं तो लगेंगी ही, ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। ऑनलाइन क्लासेस एक बेहतर विकल्प है और किसी भी तरह के संकट आने पर आराम से पढ़ाई रखी जा सकती है। तो कोरोना के चलते जहां पर सारी ही गतिविधियां ठप पड़ गई हैं, ऐसी स्थिति में ऑनलाइन स्टडी को स्टार्ट करना एक ये बहुत अच्छी पहल है। और धीरे धीरे सभी, चाहे वो बेसिक हों या जूनियर हाई स्कूल्स हों या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ हों, अपनी स्टडीज़ को ऑनलाइन करें। ये स्टूडेंट्स के हित में भी है और सरकार के हित में भी है, क्योंकि इससे काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स कोरोना से बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कोरोना महामारी जहां पर इतनी निगेटिविटी फैला रही है, वहीं कुछ ऐसे सुधार भी हैं जो अभूतपूर्व प्रयासों से नहीं हो पाए थे, वो इस कोरोना महामारी के दौर में सार्थक हो रहे हैं। तो ये हो गया 20% ऑनलाइन स्टडी को लेकर, आगे भी ये जारी रहेगा। नेक्स्ट अपडेट है बीएड एग्जाम को लेकर। मैंने पहले भी आपको ये रेगुलरली अपडेट दी थी, यहां पर आज फिर दे रखा है 9 अगस्त को ही होगी बीएड प्रवेश परीक्षा, तैयारियां तेज। बीएड कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली राज्य प्रवेश परीक्षा 9 अगस्त को ही आयोजित की जाएगी। प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहे लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित की गई तारीख पर उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को अपनी मोहर लगा दी। बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम 5 सितंबर को घोषित किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग 21 सितंबर को होगी। काउंसलिंग 18 अक्टूबर तक होगी। 19 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक बीएड की खाली सीटों पर डायरेक्ट एडमिशन किए जाएंगे। 26 अक्टूबर से ही बीएड का नया शैक्षिक सत्र शुरू होगा। तो यहाँ पर पूरा इसका जो प्रिपरेशन की गई है परीक्षा कराने की, और पूरा कैलेंडर इसका जारी कर दिया गया है कि कब इसका परीक्षा होगी और रिजल्ट आएगा और कब से इसका सेशन स्टार्ट होगा। की असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी को लेकर यहां पर अपडेट दे रखी है। सहायक अभियंता परीक्षा में गड़बड़ी पर यूपी पीसीएल से जवाब तलब किया गया है। अब फिर से ये मामला देखिए भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में लंबित हो गया है, और ये मामला है असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसी 2019 को लेकर। यहां देर का हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपी पीसीएल की ओर से आयोजित सहायक अभियंता परीक्षा 2019 में गड़बड़ी पर 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने यह आदेश उमेश मंगल की याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता नूतन ठाकुर ने अदालत को बताया कि परीक्षा में 200 अंक की लिखित परीक्षा और 25 अंक का इंटरव्यू था, जिसमें अभ्यर्थियों के अंक गोपनीय रखे गए थे। आरटीआई से प्राप्त सूचना के अनुसार उमेश मंगल को लिखित परीक्षा में 154.34 व इंटरव्यू में मात्र 3.12 अंक मिले, जबकि उसका चयन यूपीएससी की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में हो चुका है। एक अन्य अभ्यर्थी वीरेंद्र कुमार सिंह को लिखित परीक्षा में सर्वाधिक 158.19 अंक और इंटरव्यू में 0 अंक मिले हैं। कई अन्य अभ्यर्थियों को भी लिखित में काफी अच्छे अंक के बावजूद इंटरव्यू में काफी कम अंक मिले हैं और उनका चयन बहुत कम अंकों से रह गया है। तो यह स्थिति है उत्तर प्रदेश में भर्तियों की, जहां पर गोपनीयता के नाम पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका शोषण होता है। और ये देखिए आप, जहां पर इंटरव्यू की बात आती है तो इंटरव्यू में तो बहुत बड़ी गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। अब आप खुद देख लीजिए, जो व्यक्ति 158 नंबर लेके आया उसको 0 दिया गया इंटरव्यू में। तो यहां पर हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ना स्टूडेंट्स की सुनती है ना कोर्ट्स की सुनती है। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता हो जाती है कि हाईकोर्ट को बिल्कुल ऐसे विभागों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश देने चाहिए। को लेकर पीएससी में के बारे में देर का, पीएससी को इसी महीने मिलेंगे 17,000 नए रंग रूट। देख लेते हैं, पीएससी को इसी महीने 17,000 रंग रूट मिलने वाले हैं। इनका प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। पासिंग आउट परेड 30 जुलाई को होगी। 14 जनवरी 2018 को यूपी पुलिस में सिपाही के 41,520 पदों के लिए भर्ती निकली थी। इसमें चयनित 23,520 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण
पिछले वर्ष दिसंबर में पूरा हो गया था। शेष रहे 18,000 में से 17,000 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पिछले वर्ष 24 दिसंबर से शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 के चलते इस प्रक्रिया में थोड़ा विलंब हो गया है। 49,568 सिपाहियों का प्रशिक्षण अगस्त अंत में संभव। तो ये अगस्त तक जो 49,568 रिमेनिंग जो सिपाही हैं उनका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा। करीब 4 माह से इंतजार कर रहे 49,568 सिपाहियों का प्रशिक्षण अगस्त के अंत में शुरू हो सकता है। अक्टूबर 2018 में निकली इस भर्ती का अंतिम चयन परिणाम गत फरवरी के अंत में जारी किया गया था। प्रदेश के प्रशिक्षण केंद्रों पर लगभग 20,000 पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण की क्षमता है, लेकिन कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए प्रशिक्षण 4 चरणों में कराया जाएगा, यानी 49,568 सिपाहियों के प्रशिक्षण में लगभग 2 वर्ष लग जाएंगे। तो ये स्थिति है हमारे यहाँ केवल भर्ती निकाल दी जाएंगी, कागजों पर भर्ती होती रहेंगी, लेकिन जब ट्रेनिंग का नंबर आएगा तो सिर्फ यह कहकर मामले उठाल दिया जाएगा कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स पे व्यवस्था नहीं है। आवश्यकता है तो ट्रेनिंग सेंटर्स बढ़ाए जाएं ताकि जल्द से जल्द जो भर्ती सिपाही हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जा सके और छात्रों को मानसिक शोषण से बचाया जा सके। और जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है, कोरोना के टाइम में जो पुलिस हैं वो फ्रंट लाइन वॉरियर का काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनकी वैकेंसीज आनी चाहिए और इनकी वैकेंसीज वास्तव में जेन्युइन भी है। एक तो पुलिसकर्मी हो गए और दूसरा डॉक्टर्स और नर्सेज। अगर ऐसी स्थिति में भी इन सबकी वैकेंसी को लटकाया जाता है तो इस सरकार के लिए प्रश्न चिन्ह होगा। को लेकर एनआईओएस के 10th और 12th को रिजल्ट को लेकर कुछ याचिकाएं डाली गई थी, उसके संबंध में ये अपडेट दे रखी है, देख लेते हैं। एनआईओएस को 7 अगस्त तक मौजूदा शैक्षणिक सत्र के परिणाम की घोषणा करने का आदेश दिया गया है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को एनआईओएस ने बुधवार को बताया कि उसने 10 जुलाई 2020 को कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षाएं रद्द किए जाने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस पर पीठ ने कहा एनआईओएस का जवाब सुनने के बाद इन याचिकाओं पर विचार करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। एनआईओएस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र का परिणाम 7 अगस्त से पहले जारी कर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो एनआईओएस की तरफ से परिणाम घोषित किए जाने की अंतिम तिथि 7 अगस्त तय की जाती है। पीठ में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी व जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल रहे। शीर्ष अदालत ने महामारी के मद्देनजर एनआईओएस की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर दाखिल 2 याचिकाओं पर विचार करते हुए यह आदेश दिया। इसमें से एक में संस्थान की लंबित परीक्षाएं रद्द करने तथा 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने का निर्देश देने की अपील की गई थी। एनआईओएस ने 10 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा था कि कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर मार्च 2020 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 17 जुलाई 2020 से कराने के कार्यक्रम को रद्द किया जाता है। तो उम्मीद की जाती है अब 7 अगस्त तक ये रिजल्ट घोषित कर देंगे हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद। दिल्ली के बारे में दे रखा है कि दिल्ली अपना अलग शिक्षा बोर्ड बनाने की कवायद में लग गया है, तो इसमें फुल डिटेल दे रखी है। इसके बारे में देख लेते हैं क्या दे रखा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शिक्षा बोर्ड समिति और दिल्ली पाठ्यक्रम सुधार समिति की दिल्ली सचिवालय में बैठक बुलाकर 2 समितियों के गठन की घोषणा की। ये समितियां दिल्ली शिक्षा बोर्ड के गठन और पाठ्यक्रम में सुधार के लिए योजना और रूपरेखा तैयार करेंगी। दिल्ली सरकार ने वार्षिक बजट 2020-21 में पाठ्यक्रम सुधार संबंधी योजना और एक नया शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की थी। सिसोदिया ने कहा कि अगले 5 वर्षों के लिए हमारा दृष्टिकोण दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और ये दोनों समितियां हमें बताएंगी कि यह कैसे संभव होगा। दिल्ली राज्य शिक्षा बोर्ड की रूपरेखा बनाने के लिए एक समिति दुनिया भर में शिक्षण मूल्यांकन प्रणाली का अध्ययन करेगी। साथ ही वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए छात्र अनुकूल योजना का रोडमैप भी बनाएगी। समिति के सदस्यों में आईआईएम अहमदाबाद के फैकल्टी मेंबर प्रोफेसर अंकुर सरीन, एएसआईआर सेंटर की निदेशक डॉक्टर विलिमा बाधवा और अलकान ग्रुप ऑफ स्कूल्स के निदेशक अशोक पांडे सहित अन्य लोग शामिल होंगे। वहीं नए पाठ्यक्रम के लिए गठित समिति 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के साथ विश्व के अच्छे पाठ्यक्रम का अध्ययन करेगी और दिल्ली के लिए बेहतर पाठ्यक्रम का सुझाव करेगी। इस समिति के सदस्यों में स्टेप बाय स्टेप स्कूल की शिक्षा सलाहकार आवा एडम्स, स्प्रिंगडेल्स स्कूल प्रिंसिपल अमिता वाटल और अन्य भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमने दिखाया कि हम मौजूदा शिक्षा प्रणाली को बेहतर क्या हासिल कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य 21वीं सदी की दुनिया की चुनौतियों के लिए बच्चों को तैयार करना, इसके लिए शिक्षा प्रणाली को नए सिरे से अपने कार्यों और तरीकों को परिभाषित करना है। बैठक में दिल्ली शिक्षा पाठ्यक्रम समिति की सदस्यों ने अपने विचार भी रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मॉडल पर फिर से विचार करना चाहिए। शहरी भारत में नई शिक्षा की कल्पना कैसी हो, यह दिखाने के लिए दिल्ली एक अच्छा मॉडल बन सकती है। इस मौके पर आप नेता व विधायक आतिशी ने भी अपने विचार रखे और साथ ही इसमें कहा गया 98% भी काफ़ी नहीं, एक अच्छे शिक्षा विभाग की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शानदार प्रदर्शन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह अनुकरणीय प्रदर्शन पिछले 5 साल में हुए काम का परिणाम है, लेकिन 98% रिजल्ट पर्याप्त नहीं है। हमें शिक्षा को इससे भी अगले स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। दिल्ली से ये जो उप मुख्यमंत्री ने ये जो घोषणा की है बिल्कुल अच्छी एक पहल हो सकती है।
क्योंकि अगर हम इसका कंपैरिजन उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूल से करें, जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं, ऐसी स्थिति है कि आपको मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में बच्चों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं मिलेगी। बच्चे चटाई पर बैठते हैं, फर्नीचर तक ठीक से नहीं है, जमीन पर बैठते हैं, ना तो वहाँ पर कोई अच्छे से उनके पढ़ाई की ही व्यवस्था हो पा रही है, टीचिंग के जो ट्रेनिंग है ना तो वो प्रॉपर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली एक मिसाल बन सकता है अगर उन्होंने ऐसा कुछ अपना प्लानिंग की है या ऐसा कोई प्लान एग्जीक्यूट कर पाते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को भी इससे सबक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट अपडेट लखनऊ से स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग से। यहां पर दिया गया, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग में जल्द भरे जाएंगे खाली पद। ये पद बेसिकली प्रमोशन के थ्रू भरने जाने हैं और यहां दे रखा है डीआईजी व एआईजी के पद काफी दिनों से खाली पड़े हैं। इसका असर विभागीय राजस्व वसूली पर भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इन पदों को भरने की कवायद शुरू कर दी गई है। राजस्व वसूली के लिहाज से महत्वपूर्ण डीआईजी व एआईजी के पद विभागीय प्रोन्नति से भरे जाते हैं, लेकिन वर्ष 2017 के बाद एआईजी और 2018 के बाद डीआईजी के पद पर प्रोन्नति नहीं हुई है। इससे डीआईजी के 24 में से 6 पद खाली पड़े हैं। 31 जुलाई को एक पद और खाली हो जाएगा। वहीं पिछले करीब 4 वर्षों से डीपीसी ना होने से एआईजी के 95 पदों में से भी दर्जनों पद खाली हो चुके हैं। इससे रजिस्ट्री दफ्तरों के नियमित निरीक्षण, स्टाम्प संबंधी मामलों की सुनवाई, स्टाम्प देयता संबंधी जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो रहे हैं। कई जिलों में प्रभारी व्यवस्था से काम चलाया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि एआईजी से डीआईजी पद पर प्रोन्नति के लिए डीपीसी हाल ही में हो चुकी है, लेकिन कुछ अधिकारियों की ओर से वरिष्ठता को लेकर न्यायालय चले जाने के कारण मामला लटका हुआ है। तो ये हैं राजस्व विभाग संबंधी काफ़ी पद जो पेंडिंग पड़े हुए हैं और कुछ न्यायिक की वजह से और कुछ अन्य कारणों की वजह से नहीं भरे जा सके हैं। तो मैं एक चीज़ इसमें बहुत देखने वाली बात है, मैं कई विभाग ऐसे जानता हूं जहां पर एक एक अधिकारी को प्रभारी बना दिया गया है और वो 4-4, 5-5 जिलों का काम देख रहे हैं। इतना वर्डन है कि बीपी की समस्या से परेशान हो जाते हैं, मेंटली टॉर्चर होते हैं। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट को स्टेप ये लेना चाहिए कि एटलीस्ट एक अधिकारी पर प्रेशर कम करते हुए एक ही अधिकारी को एक जिले का लोड दें या उस पर एक जिले का ही प्रभारी बनाएं। इससे जहां पर अन्य पदों को सृजित भी किया जा सकता है और नए युवाओं को मौका मिल सकता है अपनी प्रतिभा के आधार पर अधिकारी भर्ती तक पहुंचने का। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं करती है। गवर्नमेंट जहां एक एक अधिकारी को 6-6 जिलों का भार दे देती है, प्रभारी बना देती है, ऐसे में भ्रष्टाचार को भी आमंत्रण मिलता है और जो ईमानदार अधिकारी या कर्मचारी हैं उन पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो शारीरिक स्वास्थ्य हानि झेलते हैं। तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए इसमें कि कम से कम नए पद सृजित किए जाएं। अगर पीसीएस रैंक के भी अधिकारी हैं तो उनको पीसीएस के थ्रू इसके पद भरे जाएं, लेकिन ऐसा ना किया जाए कि एक एक अधिकारी को 6-6 जगह का प्रभार दे दिया है जिससे दिक्कत हो। 16 जुलाई की एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड अपडेट्स आई थिंक आपको ये हेल्पफुल रही होंगी। ऐसे ही डेली एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल रविंद्र विला को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत पहुंच सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।